हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। तो आप सभी का इस छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी और आज हमारा चैप्टर द एंड होने वाला है। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। थोड़ी सी 3-4 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से ख़त्म होगी। गिब्स फ्री एनर्जी, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जहाँ से हमको पता चलने वाला है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जिसके पीछे अभी तक मारामारी चल रही थी, उसका इंफॉर्मेशन आज मिलेगा तुमको। तो बेसिकली क्या है गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी इसको गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी बोलो या गिब्स एनर्जी बोलो, सेम बात होती है। बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोटेड करते हैं। बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? दिस इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डायनामिक क्वांटिटी which helps to predict spontaneity of reaction. Spontaneity of reaction मतलब गिब्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि हमको मेजर करके बताएगी, जो हमको प्रिडिक्ट करेगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है या नहीं है। ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, एट इक्विलिब्रियम आज हमको सब पता चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम एंट्रोपी भी पढ़ चुके हैं और एनर्जी भी पढ़ चुके हैं, ये एंथैल्पी। तो इन दोनों को लिंक करेगा एक गिब्स फ्री एनर्जी। बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय जी, it is denoted by G। G से इसको डिनोट करते हैं। G बराबर मैथमेटिकली it is given by G बराबर H माइनस टी डेल्टा एस। अब ये सब टर्म क्या है? G क्या है? गिब्स एनर्जी। G है गिब्स एनर्जी। H क्या है? एंथैल्पी। T क्या है? टेम्परेचर। और बेसिकली S क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, S बेसिकली है एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात की जाए तो ये बेसिकली क्या है? स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं होती। मतलब इनिशियल स्टेट, सपोज दैट इनिशियल स्टेट ए है और बी है, तुम किसी भी पाथ से जाओ, इसको कोई मतलब नहीं पड़ता। ये ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, चाहे जिस पाथ से जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है इसके ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, और मास ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सब्सटेंस पर ही भी डिपेंड करती है। इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई थिंक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटर्नशिप प्रॉपर्टी से तुम अच्छे से वाकिफ हो गए होगे। तो बेसिकली इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। किसी भी रास्ते से जाओ, उसको उससे मतलब नहीं है। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मास एंड साइज पर डिपेंड करता है। इतनी सी बात। अभी तक हमने इसकी यूनिट डिस्कस नहीं की, तो यूनिट होती है जूल कैलोरी पर केल्विन या जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन क्यों?
बेसिकली यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल या फिर जूल पर मोल। ठीक है, बेसिकली मोल, एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब गिब्स फ्री एनर्जी को और अच्छे से समझे। अभी तो हमने क्या समझा है, बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है और ये क्या मेजर करके देती है हमको, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताती है। अब हम इसको ढंग से समझेंगे, एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। इट मेजर thermodynamics, it measure बेसिकली ये मेजर करता है द यूजफुल वर्क डन, इट मेजर द यूजफुल वर्क डन ऑफ सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डायनामिक सिस्टम at constant temperature and pressure दूसरी एक चीज और लिखो, फिर मैं तुमको समझाऊंगा बेसिकली यूजफुल वर्क डन क्या होता है। ये तुमको थोड़ी समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन मैं इतना सिंपल एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि मज़ा आ जाएगा। और बेसिकली गिब्स एनर्जी हैज़ ए कैपेसिटी टू डू नॉन मैकेनिकल, टू मेजर non mechanical work done on system or simply delta G measure the non mechanical work done, देखो इसका मतलब आप समझा रहा हूँ। इसने क्या पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, बेसिकली इट मेजर यूजफुल वर्क डन तो सुना है सर, यूजफुल वर्क डन तो हमको मतलब समझ नहीं आता है। डन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी हैज ए कैपेसिटी टू मेजर नॉन मैकेनिकल वर्क डन ऑन सिस्टम। देखो अब यूजफुल वर्क डन तुमको समझ में आएगा। हमने बेसिकली अभी तक हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि पीवी वर्क पढ़ा है हमने। पीवी वर्क मतलब ये कैसा वर्क है, मैकेनिकल वर्क जिसमें हमको एक्सपेंशन भी दिखाई दे रहा था, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये बेसिकली नॉन पीवी वर्क है। और इधर हम गिब्स फ्री एनर्जी किसको कैलकुलेट करती है, किसको मेजर करती है, नॉन मैकेनिकल वर्क डन को, मतलब जिसको यूजफुल वर्क डन बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं तुमको, तुम स्कूल गए और तुम्हारा मतलब खेल का पीरियड स्टार्ट हो गया और सर ने बोल दिया कि ये ग्राउंड के 4 चक्कर मारने हैं, तो तुम इस अपने दिमाग में पहले से कैलकुलेशन बिठा के दौड़ोगे कि अच्छा मुझे इतने स्पीड से दौड़ना है और इतने देर में चक्कर लगाने हैं ताकि मेरी मतलब मैं वो चक्कर भी लगा लूँ और बाद में आ जाऊँ, मतलब मेरे पास कुछ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा रहे जिससे मैं वर्क कर सकूँ। तो मतलब वो 4 चक्कर लगा दिए, बाई चांस इन केस मतलब सर ने बोल दिया 5 में चक्कर लगाओ, तो वो लगाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वही जो एनर्जी बचा के कंजर्व करके लड़का रखता है। 4 राउंड लगा दिए, पूरी एनर्जी नहीं लगाएगा 4 राउंड में, वो कुछ एनर्जी कंजर्व भी करके रखेगा ना। तो जो कंजर्व एनर्जी रखेगा वो अपने पास वही होता है क्या,
बेसिकली होता है यूजफुल वर्क डन। उसी को यूजफुल वर्क डन या नॉन मैकेनिकल वर्क डन, जैसे इलेक्ट्रिक रिमोट तुम लेते हो चलाते हो, तो उसमें किसी प्रकार का जैसे सेल होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। ऐसा होता है क्या कि उसमें एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन की, सेल फूल गया और मतलब रिमोट टूट गया। सेल फूलेगा तो रिमोट से ऑब्वियसली बात है निकलेगा ही। तो उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है सेल में, मतलब जो तुम रिमोट यूज़ कर रहे हो उसमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, वो वर्क तो कर रहा है। कौन सा वर्क कर रहा है? नॉन मैकेनिकल वर्क डन। मतलब उसमें एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो आई थिंक अब तुमको यूजफुल वर्क समझ में आ गया होगा कि यूजफुल वर्क क्या होगा, नॉन मैकेनिकल वर्क सबको समझ में आ गया होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी में मोटा मोटा इतना ही तुमको जानना था। अब मैं आइसोथर्मल कंडीशन की बात करूं, क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा G1 इज इक्वल टू, हमने अभी ये रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, T डेल्टा S1 फॉर इनिशियल स्टेट। और G2 क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी H2 माइनस T S2 फॉर फाइनल स्टेट। अब मैं G2 माइनस G1 करूंगा, G2 माइनस G1, तो इधर से क्या निकल के आएगा? H2 माइनस H1 और माइनस T S2 माइनस S1, सही है अभी तक। इधर से G2 माइनस G1 को डेल्टा G बोल सकता हूँ, और इधर से डेल्टा S2 माइनस S1 को डेल्टा H बोल सकता हूँ, चेंज माइनस T S2 माइनस S1 को डेल्टा S। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। और अभी ये फॉर्मूला निकला, इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा। बेसिकली ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये एंथैल्पी होती है, टेम्परेचर, और ये क्या है? एंट्रोपी। इसका डेरिवेशन मैं करवा दूंगा आगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा आगे, थोड़ा सब्र रखना। अब मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। डेल्टा एस यूनिवर्स मतलब टोटल डेल्टा एस किसके बराबर होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के। और डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये तो लिख सकता हूँ क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो इसकी जगह मैं अगर लिखना चाहूं, अगर हीट सराउंडिंग देगा तो सिस्टम क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो उस केस में मैं माइनस क्यू सिस्टम लिख सकता हूं। और माइनस क्यू सिस्टम को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोल देते हैं ना, इसको डेल्टा एच बोल देते हैं या नहीं? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में क्यू को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। ये बात तुमको खूब अच्छे से पता है, ठीक है। अब क्यू सिस्टम अगर सराउंडिंग हीट मतलब लेगा तो सिस्टम देगा, या सराउंडिंग देगा तो सिस्टम लेगा, साइन अपोजिट ही रहेगा क्यू सिस्टम। अब डेल्टा एस यूनिवर्स को लिख सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम
डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच, क्यू की जगह मैंने डेल्टा एच लिख दिया, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अभी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं पूरे में क्या टी का क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टी का मल्टीप्लाई डेल्टा एस और इधर टी, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अब देखो मैं इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिखूंगा, टी डेल्टा एस सिस्टम, हाँ इधर से जी लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू, माइनस साइन में बाहर लगा दूं तो डेल्टा एच सिस्टम प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन लगाया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाहर निकाल लिया है मैंने माइनस, तो माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो अब मैं अभी मैंने अभी ये फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, तो इधर मैं डेल्टा जी लिख सकता हूँ क्या, नहीं, मतलब टी डेल्टा एस यूनिवर्स इधर लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा जी, माइनस ही तो आएगा क्योंकि निगेटिव साइन है। तो अब देखना, बेसिकली टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो डेल्टा एस यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, और टेम्परेचर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता ही है। अगर हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन निकालनी है, तो बेसिकली क्या होगा, डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तभी ये टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अभी मैं तीनों कंडीशन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इधर से इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इधर से समझ में आ गया इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी होगी तब डेल्टा एस पॉजिटिव और टी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं तीनों कंडीशन लिखवा दे रहा हूँ और फिर तुमको फॉर्मूला भी ड्राइव करवा दूंगा। अब तीनों कंडीशन क्या है, अगर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी सिस्टम अगर निगेटिव है, तो ये तो अभी हमने देखा है स्पॉन्टेनियस, ये किसके लिए है, फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन। और अगर डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी। और डेल्टा जी ऑफ सिस्टम अगर जीरो हो गया ना, तो मैंने इक्विलिब्रियम में पॉइंट लिखवाया था, तब इक्विलिब्रियम समझाया था और लिखवाया था कि डेल्टा जी जब जीरो होता है, डेल्टा जी सिस्टम और जब जीरो होता है, मतलब उधर मैंने बताया था डेल्टा जी जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। देखो इधर अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, तो इधर कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब बेसिकली
हम मैं तुमको ड्राइव करवाऊंगा इसका ये फार्मूला कहाँ से आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन इतना छाप लो, तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी। इतनी कंडीशन, ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं और डेरिवेशन देखेंगे। आज का सेशन थोड़ी लाइट ही रहने वाला है, गिब्स फ्री एनर्जी थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ज़्यादा थोड़ी बस डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे तुमको बिल्कुल फोकस ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का करते जाओ कि एक्चुअली चीज़ें आएंगी ऐसे, और फाइनल फार्मूले याद रख लेना, और जो समझने वाली चीज़ है वो मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा यू, अब मैं उस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस टी डेल्टा एस का डेरिवेशन करवा रहा हूँ। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस वर्क डन यूजफुल, पीवी वर्क डन होता है, पीवी वर्क डन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतना फार्मूला पढ़ा था, हम वर्क डन सिंपली पीवी वर्क डन कंसीडर करके चल रहे थे। अब इंटरनल एनर्जी में एक वर्क और ऐड हो जाता है इधर, वर्क ऑफ नॉन पीवी वर्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। नॉन पीवी वर्क होता है जिसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, मैं समझा चुका हूँ। जैसे तुम्हारा क्या रिमोट कंट्रोल, वो वर्क तो कर रहा है लेकिन उसमें किसी प्रकार का एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ी डब्ल्यू, हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो सबसे पहले W नॉन पीवी को इस साइड लाओ और Q प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ माइनस PdV। अरे भैया वर्क डन के ये तो पहली क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, पहली क्लास में, तो वर्क डन का इधर फॉर्मूला लिख सकता हूँ ये चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लो वर्क डन का, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डी वी प्लस डब्ल्यू ऑफ नॉन पी वी। अब वर्क ऑफ नॉन पी वी इज इक्वल टू इसको क्या करूं मैं, डेल्टा यू प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस पी डी वी माइनस क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसमें अभी तक कुछ नहीं था। और इतना इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा यू प्लस पी डी वी, ये हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। फिर इसको हम यू प्लस पी वी को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच बोल सकते हैं, वर्क ऑफ नॉन पीवी, जिसको डेल्टा एच बोल सकते हैं माइनस क्यू। इधर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वर्क ऑफ नॉन पीवी हमने क्या पढ़ा है, वर्क ऑफ नॉन पीवी, और क्यू को बेसिकली डी एच बराबर हम क्या, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो क्यू को डी एस इंटू टी लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिखूंगा डी एस इंटू टी, तो डेल्टा एच माइनस डी एस टी। और वर्क ऑफ नॉन पीवी वर्क अभी हमने डेरिवेशन किया था एक लंबा चौड़ा सा, उधर हमने वर्क ऑफ नॉन पीवी क्या निकाला था, टी डेल्टा एस निकाला था, टी डेल्टा एस, उसी को हम डेल्टा जी को ही गिब्स फ्री एनर्जी क्या मेजर करती है, वर्क ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क मतलब नॉन पीवी वर्क डन डेल्टा जी मेजर करता है, ठीक है। तो ये तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया फाइनली, ठीक है। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी।
इधर वर्क पीवी, वर्क डन को पीवी लिखा। बस 2-3 स्टेप थे जो कि तुमको याद रखने थे। ये स्टेटमेंट तो सबको याद रहती है कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ हीट प्लस वर्क ऑफ पीवी, लेकिन साथ में वर्क ऑफ नॉन पीवी भी ऐड कर देना, क्योंकि इधर दोनों वर्क को देख रहे हैं हम, नॉन पीवी वर्क को ही देख रहे हैं। तो नॉन पीवी वर्क को बस थोड़ी रीअरेंज किया और वर्क ऑफ पीवी का हमने फॉर्मूला रखा। इधर से हमने एंथैल्पी का ये टर्म एंथैल्पी लिख दिया और क्यू को हमने एंट्रोपी के टर्म में लिख दिया। तो फाइनली हमारा ये डेरिवेशन निकल के आ गया। ये क्या है? डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, या फिर इसको गिव्स फ्री एनर्जी बोलते सकते हो। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। टी क्या है? टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इतने पार्ट्स में, इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी सिस्टम का ये फॉर्मूला पढ़ा था माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमको इसमें 3 कंडीशन निकालने हैं, तीन केस निकालने हैं बेसिकली। कौन कौन सी कंडीशन में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब डेल्टा जी और एस को देखकर हम बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस कंडीशन है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी से हमको सब कुछ करना है। केस वन, अगर डेल्टा एस इधर क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑब्वियसली बात है सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। और ये कंडीशन क्या होगी? डेल्टा जी नेगेटिव है तब स्पॉन्टेनियस। अगर केस सेकंड की डिस्कस करूं, डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ये नेगेटिव है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरी कंडीशन केस थर्ड क्या होगा? डेल्टा एस यूनिवर्स अगर जीरो हो गया, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो हो गया और तो डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे ना। अब वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला आज की चीज़ है तो यही है। मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इधर इसी से अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे इस साल तो बस इधर ही से आ जाएगा। मतलब गैस फ्री एनर्जी से थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन इधर से ज़रूर बन जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी दिमाग भी लगता है, थोड़ी हल्का सा दिमाग। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस वाली इक्वेशन से बेसिकली क्या बन जाएगा? तुम्हारा सवाल बनेगा। कैसे? एक इक्वेशन है जो कि हमको खूब अच्छे से अब याद हो गई होगी, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो ये कौन सी थर्मिक होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। इतनी बात तो सबको समझ आती है। अब मैं सबसे पहला केस डिस्कस करूंगा एंडोथर्मिक के लिए,
फिर एक्सोथर्मिक के लिए, फिर देखना तुम्हारे सभी केस निकल आएंगे। पहला केस डिस्कस करने जा रहा हूं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इधर डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नहीं, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है बेसिकली। और डेल्टा एच क्या हो सकता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी। इसमें दो कंडीशन होती है, एक में एंट्रोपी बढ़ती है, पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं क्या रख रहा हूं, डेल्टा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी फॉर्मूले को मैं इधर लिख रहा हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर मैंने दोनों चीज पॉजिटिव ले ली, अगर मैंने दोनों चीज पॉजिटिव ले ली, एक बात देखना, डेल्टा एच भी पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस भी क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव लिया है, डेल्टा एस नेगेटिव। तो देखना डेल्टा जे इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो मैंने डेल्टा एच पॉजिटिव लिया है, पहली कंडीशन है केस 1, और डेल्टा एच को निगेटिव लिया है। ये केस याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चन आता है, याद नहीं रखने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, और डेल्टा एस निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव मिलकर ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। डेल्टा जी की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सी कंडीशन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर मैंने दूसरा केस, इसी का दूसरा केस मैं ले रहा हूं, अगर डेल्टा एच क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले, डेल्टा एच तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा एच तो पॉजिटिव, और डेल्टा एच बदल सकता है, तो डेल्टा एच को मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले चुका हूं, अब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अब इस इक्वेशन को देखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आएगी, मतलब ये क्या आएगी, नेगेटिव। अब एक बात देखना, अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, अब इसमें होल्ड रहेगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है टी डेल्टा एस से, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है मतलब पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा जी क्या आएगा इधर, डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दूसरी कंडीशन टी डेल्टा एस मैंने ज्यादा ले लिया एज कंपेयर टू डेल्टा एच, तो डेल्टा जी क्या आएगा, अब निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, तो ये कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी अच्छे से समझ लो, वैल्यू देखना है, सबसे पहले निगेटिव पॉजिटिव करके देखो, इधर तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो सिंपली डेल्टा जी की वैल्यू चाहे तुम कोई भी टेम्परेचर रख दो, कुछ भी कोई भी टेम्परेचर रख दो, वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगी एट एनी टेम्परेचर। लेकिन इधर पर लो टेम्परेचर पे अगर तुमने लो टेम्परेचर लिया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, तो उस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक में डिस्कस कर रहे हैं, और हाई टेम्परेचर पे इधर हाई टेम्परेचर ले लिया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो मतलब डेल्टा जी निगेटिव, ये क्या कौन सी कंडीशन बन गई, स्पॉन्टेनियस कंडीशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम केस 3 ले रहे हैं। केस 3 डेल्टा एच को नेगेटिव रख रहे हैं और डेल्टा एच को हम रख रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है। केस थर्ड है, थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एच निगेटिव है तो ये वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी निगेटिव हो गई। मतलब अल्टीमेटली अब तुम कुछ भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, चाहे जितना बढ़ा लो कम कर लो, अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव ही आने वाली है, निगेटिव। मतलब स्पॉन्टेनियस होगा एट एनी टेम्परेचर। ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अगर मैं केस 4 की बात करूं, केस 4 की बात करूं तो डेल्टा एच इधर क्या है, निगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच अब ले रहे हैं हम निगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच निगेटिव है, ये तो निगेटिव आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव। अब देखना, अब इसमें होड़ आएगी कि मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी का क्या आएगा, डेल्टा जी आएगा निगेटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस। ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है, लो टेम्परेचर पर हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे। और डेल्टा टी डेल्टा एस अगर क्या है, ज़्यादा है डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, अब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर वही टर्म ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, जब टी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा ले लेंगे, हाई टेम्परेचर ले लेंगे, और हाई टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में उधर स्पॉन्टेनियस होती है, इधर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी पॉजिटिव लिखो ना इधर। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जब टेम्परेचर कितना ले लें, 298 केल्विन। आप क्या ले पढ़ रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड लगाने के लिए 0। और स्टैंडर्ड कंडीशन कब आती है, स्टैंडर्ड कंडीशन कब आती है, जब 298 केल्विन टेम्परेचर हो एंड 1 एटमॉस्फेयर क्या हो, प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तब स्टैंडर्ड बोलते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू हम डेल्टा जी, जितने भी स्टेट फंक्शन है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एब्सोल्यूट, it is impossible to find absolute value of डेल्टा जी नॉट। क्यों, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इनिशियल और फाइनल हमको पता रहता है और हम डेल्टा जी से ही काम चलाते हैं। ठीक है, डेल्टा से ही काम चलाते हैं। और
इसका एक फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, टी डेल्टा एस नॉट। अगर एक रिएक्शन दी है फॉर ए रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन दी है जैसे N1A प्लस N2B इज इक्वल टू रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम में है ये रिवर्सिबल, लगाओ अभी ना लगाओ, अभी रिवर्सिबल वाला केस समझा दूंगा। N3L1L प्लस N4LM। तो बेसिकली स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के लिए डेल्टा जी नॉट कैसे फाइंड करेंगे, N3 जी नॉट ऑफ L प्लस N4 जी नॉट ऑफ M माइनस रिएक्टेंट का कर दो, रिएक्टेंट का N1 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और डेल्टा जी नॉट ऑफ A प्लस N2 स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ B। तो ये फॉर्मूलेस हैं, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। तो ये सभी तुमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। याद क्या, सिंपली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इतना याद नहीं रहेगा क्या। अब हम चलते हैं फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन में, इसी इक्वेशन को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखें। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन है, सपोज दैट रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिएक्शन लिखो A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और ये क्या है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा के आया हूं तुमको। और इधर डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट प्लस माइनस प्लस आर टी एल एन क्यू। और क्यू क्या है, क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और किस कैसे लिखते हैं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है डेल्टा जी जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम में, ये हमने पढ़ा है। और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया इक्विलिब्रियम में तो क्यू होता है, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट के सी के बराबर हो जाता है, मतलब के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी तो जीरो हो जाता है, और एक बेसिकली क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। तो इधर से फॉर्मूला देखो क्या निकलेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब मुझे लॉग की टर्म में लिखना है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। चाहे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, चाहे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और चाहे ये वाला फॉर्मूला याद रखो। मैं तो बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। अगर इक्विलिब्रियम दे दिया तुमको, सिंपली जी डेल्टा जी को जीरो कर देना और बकाया फार्मूला बिल्कुल आसानी से ड्राइव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ खास तो था नहीं जो बताने लायक हो। अब हम चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रिएक्शन एट 1 बार
is non-spontaneous at low temperature but becomes spontaneous at high temperature. At high temperature. Identify correct option. Identify correct option. A option, delta is negative and delta S क्या होगा, is positive. Second, both positive, both delta H and delta S positive. C, both delta H and delta S negative. D, delta H is positive and delta S is negative. देखो इसको समझो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिएक्शन एट 1 बार नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। देखो डेल्टा जी की सबसे पहले इक्वेशन लिखो, डेल्टा जी हाँ माइनस टी डेल्टा एस, 1 बार नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब ये क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पर और बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो ये मैंने कंडीशन कहाँ बताई थी, इंडोथर्मिक रिएक्शन में, कि हाई टेम्परेचर फेवर करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस भी अगर इधर पॉजिटिव लेंगे तो देखो अगर दोनों को पॉजिटिव लिया, या तो तुम एक एक लेके रख लो, मुझे थोड़ी मतलब जैसे एक दो बार तुम पढ़ोगे तुमको चीज़ें आ जाएंगी, फिर बार बार रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अगर लो टेम्परेचर ले रहे हैं, लो टेम्परेचर ले रहे हैं, लो टेम्परेचर में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी टी डेल्टा एस से, एच की वैल्यू डेल्टा टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगी, ये बात हमको समझ में आती है। तो इधर डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इधर निकल के आएगा पॉजिटिव। तो नॉन स्पॉन्टेनियस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अगर हाई टेम्परेचर कर दो तो टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा डेल्टा एस से, तो इधर डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्या है स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, और थोड़ी मन से पढ़ाई करो। आज का जो मोस्टली सेशन था लॉजिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और आज के जो सेशंस हैं, जो मैंने 4 केस बताए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और उसी पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तुमको, क्योंकि वो मोस्टली बार क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बोलता है, तो तुमको ये फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, और बस जो समझाया है उसी को अच्छे से अप्लाई करना सीख लो, क्वेश्चन बनते रहेंगे। और मैंने जो एप्लीकेशन पार्ट है, आज का मोस्टली पार्ट जितना था मैंने, मतलब और पूरी गिब्स फ्री एनर्जी का आज फुली डेडिकेटेड लेक्चर था। इसके आगे कोई थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स इधर ही समाप्त होती है। अब कल से जो स्टार्ट होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री होगी। थर्मोकेमिस्ट्री में हम एंथैल्पी चेंज वगैरह वगैरह, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।